डीएलएड प्रशिक्षण 2019 बैच सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। आशा है आप सभी अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अच्छे तरीके से अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। पिछले टॉपिकों में हमने चर्चा की कि उपसर्ग क्या है, प्रत्यय क्या है। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज का जो टॉपिक है वो आपके सिलेबस के जो अकॉर्डिंग है, अगला टॉपिक है संज्ञा। इसे अंग्रेजी में नाउन भी कहते हैं। तो संज्ञा के विषय में हम चर्चा करेंगे। अगर इसे हम परिभाषित करें तो परिभाषा इस प्रकार होगी: वह विकारी शब्द जिससे किसी वस्तु, स्थान, जीव के नाम व उसके भाव, गुण, धर्म का बोध हो, संज्ञा कहलाएगा। यानी वह विकारी शब्द, सर्वप्रथम तो हम जान लें कि संज्ञा एक विकारी शब्द होता है। यानी विकारी शब्द यानी जिसमें विकार उत्पन्न हो सकता है। प्रत्यय में भी हमने इस विषय पर चर्चा की थी कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इन चारों में विकार होता है। ये चारों ही विकारी होते हैं। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। अब किसी वस्तु, स्थान एवं जीव का नाम, चाहे वो किसी वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, या किसी जीव का नाम हो, या उसके भाव, गुण एवं धर्म हो, तो इन सभी का बोध जिस शब्द से हो वह संज्ञा कहलाए। जैसे स्थान का नाम हम लें, दिल्ली, मुंबई, तो ये स्थान का जो नाम है यह संज्ञा है। वस्तु का नाम अगर हम लें, जैसे मेज, कुर्सी, तो यह भी संज्ञा के अंतर्गत आएगा। कुछ व्यक्तियों का अगर हम नाम लें, जैसे राधा, राम, मोहन, यह सब संज्ञा के अंतर्गत आएगा। यानी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो। आगे जीव का नाम हो, घोड़ा, हाथी, तो यह सभी जो है संज्ञा के अंतर्गत आएगा। इनके गुण और भाव, यह सब भी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। गुण के उदाहरण में जैसे ईमानदारी, सच्चाई, यह गुण होते हैं, यह भी संज्ञा है। भाव हैं जैसे करुणा, क्रोध, दया, तो यह सब भी संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। तो इस प्रकार हमने जाना कि वस्तु का नाम, स्थान का नाम, व्यक्ति का नाम, जीव का नाम और उनके गुण और भाव सभी संज्ञा हैं। अब इसके प्रकारों के बारे में चर्चा करते हैं। तो संज्ञा के 3 प्रकार हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। इसे हम मुख्यतः प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटते हैं, जिसमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत 2 और भेद हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। कभी कभी इन दोनों को भी प्रमुख संज्ञा के अंतर्गत रख दिया जाता है और संज्ञा के 5 भेद बताए जाते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत हम
रख सकते हैं। तो पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम से ही प्रतीत हो रहा है जिससे किसी व्यक्ति विशेष का बोध हो। यहाँ व्यक्ति से तात्पर्य केवल मनुष्य विशेष से नहीं है। यहाँ वस्तु विशेष हो, स्थान विशेष हो अथवा व्यक्ति विशेष हो, तीनों के नामों को, या यूँ हम सीधी भाषा में कहें, वस्तु, स्थान और व्यक्ति के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रख सकते हैं। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, जिससे किसी जाति विशेष का बोध हो। जाति से हमारा तात्पर्य किसी विशेष जाति समूह से है। जैसे पक्षी, पक्षी कहने पर हमें विविध प्रकार के पक्षी, जैसे चाहे वो कबूतर हो, तोता हो, उल्लू हो, मैना हो, इन सभी पक्षियों का बोध हो जाता है। इन सभी पक्षियों को हम एक विशेष जाति में रख सकते हैं, जिसे अगर यदि हम पक्षी कह दें तो इन सभी पक्षी विशेषों का बोध हो जाएगा। हम उसी प्रकार पशु कह दें तो इसके अंदर कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस सभी आ जाएंगे। मनुष्य कह दें तो राधा, मोहन, रीता, गीता सभी आ जाएंगे। शहर कह दें तो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई सभी आ जाते हैं। राज्य अगर कह देते हैं तो उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, यह सभी राज्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे। यह एक विशेष जाति समूह का बोध कराता है। तो यह हो गई जातिवाचक संज्ञा। तीसरी है संज्ञा भाववाचक संज्ञा। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जिसमें भाव को प्रमुखता दी जाए, यानी भावों को रखा जाए। इसमें ध्यान देना है, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्ति, वस्तु, स्थान तीनों के नामों को रखा गया है, उसी प्रकार भाववाचक संज्ञा में भाव, गुण और दशा सभी को इसी समूह में रखा गया है। व्यक्ति के भाव हों, जैसे करुणा, दया, चाहे उसका गुण हो ईमानदारी, और चाहे दशा हो, बचपन हो, गरीबी हो, अमीरी हो, तो यह सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। यह भाववाचक संज्ञा होगी। अब जातिवाचक संज्ञा पर पुनः आते हैं। जातिवाचक संज्ञा के दो और भेद बताए गए हैं। पहला द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में द्रव यानी तरल, द्रव्य और पदार्थ तीनों का ही बोध होता है, यानी इसके अंतर्गत हम तीनों को ही रखेंगे, चाहे वो द्रव हो, द्रव्य हो या पदार्थ हो। उदाहरण के तौर पर तेल, सोना, दूध और लोहा इत्यादि। इसमें सोना, लोहा ये पदार्थ हैं, दूध, तेल ये द्रव और द्रव्य हैं। तो इन सभी का बोध द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत होता है। अंतिम जो जातिवाचक संज्ञा का अगला भाग है समूहवाचक संज्ञा। इसमें किसी विशेष चीज़ों का जो समूह है उसका बोध होता है। जैसे परिवार में माता पिता, भाई बहन, बड़े छोटे बच्चे सभी आते हैं, तो परिवार व्यक्तियों का समूह है। अतः परिवार व्यक्तियों का समूह है, अतः इसे समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। यदि हम कहें कक्षा,
तो कक्षा के अंतर्गत विभिन्न विद्यार्थियों, जिसमें छात्र एवं छात्राएं, इन सभी का बोध होता है। कक्षा कहने पर सभी विद्यार्थी, छात्र एवं छात्रा का बोध होता है, उनके समूह का बोध होता है, विद्यार्थियों के एक समूह का बोध होगा, तो वो होगा समूहवाचक संज्ञा। यानी किसी एक ही प्रकार के व्यक्तियों का या वस्तुओं का जो समूह हो वो समूहवाचक संज्ञा कहलाएगा। तो आज आप लोगों ने जाना कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा के परिभाषा को हमने विस्तृत रूप से समझा दिया अलग अलग करके। फिर संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं और उनमें उदाहरण सहित हमने स्पष्ट कर दिया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संज्ञा क्या है। संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं और उनके उदाहरण परीक्षा में उदाहरण देकर ही पूछा जाता है। जैसे यदि हम कहें कि पक्षी संज्ञा के किस प्रकार का उदाहरण है, तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा में भावों को रखा जाता है, किंतु ध्यान रखिए गुण एवं दशा इन्हें भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता है। तो ये हमारे संज्ञा के विषय में आज चर्चा हो गई। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी ध्यान रखिएगा।